हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? GS3 का पेपर देख के तो मज़ा आया या नहीं आया? साइंस एंड टेक में, इन्वायरमेंट में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कैसा रहा? अभी देख के तो एक बार तो लगा होगा यार, ये यूपीएससी कुछ तो बाउंसर फेंकता है हर बार वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एक आधा क्वेश्चन ऐसा फेंकेगा जो बिल्कुल समझ नहीं आना, और सेम इस बार किया है यहाँ साइंस एंड टेक में भी। सो माई सेल्फ राकेश, फैकल्टी इन कलाम IAS. So I am here to discuss about the trend analysis of science and tech, disaster management and environment. तो वही सब अभी तीनों देखेंगे जो अभी आज पेपर हुआ है GS3 वाला, उसी में थे तीनों। तो उसमें देखते हैं कि हाँ क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है, और बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में जिन थीम्स पे क्वेश्चन पूछ रहा था तो उन पे क्वेश्चन इस बार भी पूछा है नहीं पूछा, वही सब। बाकी इनका जो डिटेल एनालिसिस है वो हम लोग पर्टिकुलरली जब इनके मॉडल आंसर बना के फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड एनालिसिस रहा है। इससे पहले ये सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। यू डोंट हैव टू लाइक कि अभी हम इस पर टाइम लगाए, बट बेसिक चीज़ें जो क्या है वो ये है कि इसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हीं वर्ड्स पे बेसिकली क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे हम लोग। जैसे पिछले सालों में हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक में ये जनरली 3 थीम है जो इन पे जो सब पार्ट्स हैं इन पे क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपका साइंस एंड टेक में क्या देखता है कि एप्लीकेशंस और उसके इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ में, फिर इंडिया की अचीवमेंट्स क्या है, फिर आपका स्पेस में, रोबोटिक्स में और डिफरेंट फील्ड्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही है, पहले 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे, 18 में कैसे पूछ रहा था, 2019 में, देन 20, 21, और इस बार क्या किया है, इस बार 3 क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन तो आपका जो साइंस एंड टेक का जो एवरीडे लाइफ है उससे रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन जो अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस ओके इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा क्वेश्चन जो था वो स्पेस के ऊपर पूछा है, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती हैं उस पे था। ओके, तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछा था 40 नंबर के। ओके, आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज द रियल गूगली। ओके, दैट वाज द रियल बाउंसर, जो कि हो सकता है बहुत लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। आई एम नॉट सेइंग दैट कि यार सबके लिए डिफिकल्ट रहा होगा, बट दोज हु आर फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड दे वर क्वाइट कंफर्टेबल इन दिस। बट अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों की बात करूं या अदर सब्जेक्ट्स के जो जिनके पास साइंस नहीं रहा है या कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, उनके लिए दैट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को हैंडल करना। एक तो सिंपल सा देखो कि ईच ईयर अ large amount of plant material, that is cellulose, is deposited on the surface of planet earth. पहला तो यही चीज नहीं पता होगा कि यार अच्छा ये सेलुलोज डिपॉजिट हो रहा है क्या अर्थ के पे। फिर what are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and end products. फिर दूसरी हवा टाइट तो हमारी यहाँ पे हो जाती होगी कि अच्छा यार ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये एंड प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है भाई, ये कब निकल रहा है, किस तरीके से निकल रहा है, और इससे पहले क्या प्रोसेस हो रहा है सेलुलोज में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा क्या, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल यूपीएससी पूछता है, एक क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट होता है करना, अटेम्प्ट करना। ये सेम क्वेश्चन है। इस पे हम लोग ये भी नहीं बता सकते कि आपको पर्टिकुलरली यहाँ से पढ़ना था या न्यूज़ में ये चीज़ इससे रिलेटेड रही होगी। ये वो गूगली काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस करने वाला चीज़ है नहीं। ओके, ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी साइंस बैकग्राउंड से या बायो आपके पास पर्टिकुलरली रहा होगा तो आप इसको कर पाओगे कि सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होता है, मतलब ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, फिर CO2 और H2 बाहर निकलता है डिकम्पोजिशन होने पर। उस चीज़ों पर हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, केमिस्ट्री वाली और बायो वाली चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। कैसे था? क्योंकि आप देखोगे नासा के जो प्रोग्राम्स हैं, नासा के जो मिशंस हैं, उन पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे जूनो पे पूछा था। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे और ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि इनकी अभी बहुत प्यारी प्यारी इमेज आपने देखी होंगी। ओके, जिन्होंने जो इस मिशन टेलीस्कोप ने जो इमेजेस भेजे थे। ओके, तो लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
telescope has been much in the news since then. What are its unique features which make it superior to its predecessors space telescopes? What are the key goals of this mission and what the potential benefits does it hold for the human race? तो that was like कि जब आप न्यूज़ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मिशन है, कोई प्रोग्राम है, अगर वो बार बार न्यूज़ में आप देखोगे रिपीट हो रहा है, बहुत बार न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं इसके ऊपर, ये इसीलिए मैंने लगाया कि हाँ आपको पता चले। इवन अगर आप लोग इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट है ना, उसको भी रेगुलरली आप अगर फॉलो कर पाते, और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप 2023 का जो एग्जाम दोगे और उसके लिए आप अगर एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट कर रहे हो ना, अभी ये पर्सनल मैं बता रहा हूँ कि हाँ वो बहुत अच्छी चीज़ है और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं। जैसे आप इसमें जब भी कोई स्पेस प्रोग्राम पूछता है, पहले भी पूछा तो उसके फीचर्स पूछेगा, ये बाकी स्पेस प्रोग्राम से कैसे अलग है, ओके, इसका इम्पैक्ट क्या होगा या ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ह्यूमन रेस के लिए। सो दैट वाज द थीम, और यही इसी थीम पे पर्टिकुलरली पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी को रिपीट किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और जो आर्टिकल न्यूज़ में, मतलब न्यूज़ में जो आर्टिकल बार बार आ रहा है तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यहाँ पे। फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, व्हाट अप्रोचेज वर अडोप्टेड, भाई कौन सी अप्रोच थी जो अडोप्ट की गई थी बाय द इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के लिए कौन कौन सी अप्रोच उन्होंने अडोप्ट की थी। तो ये सारी चीजें, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में था। इंडिया का जो वैक्सीन प्रोग्राम था 2 बिलियन उन्होंने अचीव किया, ओके, वैक्सीनेशन न्यूज़ में था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन इंडिया डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर बाय द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ये इस पे भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स न्यूज़ में थे, एक्सप्लेन्ड में भी था इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे, और जो एडिटोरियल वाला पार्ट है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स इस पे आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप न्यूज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे थे तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। दैट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिर्फ साइंस एंड टेक में एक क्वेश्चन था सेलुलोज वाला जो बहुत डिफिकल्ट था, और वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। उस क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना है, यू हैव टू मूव ऑन। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। और सेम वही चीज़ कि ये इंडिया का अचीवमेंट था, सिलेबस में भी है, पास्ट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से वही चीज़ इसमें रिपीट की गई है। ओके, अब देख लेते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट में बेसिकली क्या, कुछ थीम्स होती थी, उन्हीं थीम्स पे पूछता है, और सेम इस बार रिपीट किया है कि भाई पर्टिकुलर कोई डिजास्टर अगर न्यूज़ में है तो उसी डिजास्टर के बारे में पूछने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे लैंडस्लाइड पे पूछा हुआ है पहले, अर्थक्वेक्स पे पूछा हुआ है, सुनामी पे पूछा हुआ है, क्योंकि ये डिजास्टर पहले रहे हैं। सेम भाई ये अगर ऑलरेडी पूछ चुका है तो इस बार कोई जो डिजास्टर ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा तो उसके बारे में पूछने के ज़्यादा चांसेस थे, ये पूछ लिया। भाई सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में पूछ लिया, रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, पर्टिकुलर डिजास्टर्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो सारी चीज़ें पूछता है। तो सेम थीम पे इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस आप सबको पता है, उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखें पिछले सालों में कुछ, तो वही एक या दो क्वेश्चन एवरेज पूछता रहा है हर बार, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस बार कितना, इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी हम लोग देखते हैं अभी किस पे, सिंपल एक क्वेश्चन। इसके लिए अगर आप इसके लिए अलग से प्रिपेयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो डिजास्टर न्यूज़ में ज़्यादा है और आपको ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि हाँ यार, इससे न्यूज़ में भी आप फॉलो कर पा रहे होगे कि इससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, जैसा कि आपने क्लाउड बस्ट के केस में देखा होगा। ओके, क्लाउड बस्ट के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए थे, बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत दिन तक न्यूज़ में रहा। हिमाचल और उत्तराखंड की न्यूज़ बार बार आती रहती है क्लाउड बस्ट से रिलेटेड। ओके, सो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड occurrence of cloud burst in the context of the Indian subcontinent, discuss the 2 recent examples। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम कि क्या मैकेनिज्म है, कहाँ कहाँ पे हो रहा है। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट यू डोंट हैव टू कन्फाइन दिस क्वेश्चन इन रिस्पेक्ट टू द इंडिया ओनली। आप बांग्लादेश का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप अफगानिस्तान, आपका पाकिस्तान हो गया, चाइना वाला रीजन हो गया, ओके, आपका श्रीलंका वाला रीजन होगा। तो इंडियन पेनिनसुला की बात कर रहा था यहाँ पे, ओके, आप देखोगे जो सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा था, सॉरी। तो ये क्वेश्चन, ये जो आर्टिकल था वो न्यूज़ में था, काफ़ी बार इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो देयर वाज ए चांस, आप जब प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको माइंड में ये रहा होगा कि हाँ, मैं इसके बारे में अपना नोट्स बना लूँ और इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। तो ये क्वेश्चन
प्रेडिक्ट किया जा सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में था। तो जो डिजास्टर नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो जो डिजास्टर न्यूज़ में होगा उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन जो डिजास्टर मैनेजमेंट पूछा गया था। नाउ विल स्विच टू इन्वायरमेंट पेपर पे। इन्वायरमेंट पेपर पे क्या बोलता है कि भाई इन्वायरमेंट पेपर में भी आप प्रेडिक्ट कर सकते थे, जैसे कंजर्वेशन हो गया आपका, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हो गया। पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पहले पूछा है और उसी थीम को फिर से रिपीट किया है यूपीएससी ने। इट मेंटेन्ड दैट डेकोरम अगेन कि हाँ पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन फिर से आया। जैसे अगर हम लोग पहले क्वेश्चंस देखें, भाई पहले इन्वायरमेंट के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता था, 1 या 2 क्वेश्चन पूछता था, इस बार 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पूछा है। तो इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। जब से आईएफएस का पेपर साथ होने लगा है तो हाँ भाई इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है एनवायरनमेंट का। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो एवरी प्रॉब्लम कैन बी रिलेट टू द इन्वायरमेंट, और वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे समिट्स हो रहे हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे कि डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोग एम्फसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, effects, mitigation, explain the 1999 गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। ओके, यहाँ पे फिर से एक और गूगली आ गया। जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल को नहीं पढ़ते, अवॉइड करते हैं। अगर मैं जनरल बात करूँ तो बहुत कम लोग होंगे जो इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्रीलिम्स के लिए हमें सिर्फ इतना पता होगा कि दैट इज रिलेटेड टू समथिंग पोल्यूशन लाइक, है ना, कि पोल्यूशन से रिलेटेड है ये चीज़। बट हाँ, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आप जब कोई भी बेसिक बुक अगर आप पढ़ रहे होगे इन्वायरमेंट की तो उसमें फोटोकेमिकल स्मोक आपको पता होगा कि कैसे बनता है, इससे क्या कॉजेज होते हैं, क्या इम्पैक्ट, इसके क्या कॉजेज हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो दिस कैन यू कैन वेरी इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। ओके, फिर आता है कि डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of the Kyoto Protocol 1997. Kyoto Protocol बहुत ज़्यादा important है which is related to the greenhouse gases। उसको 25 साल हो गए हैं, तो that's why it was on the news। So there was a chance कि हाँ जो पर्टिकुलर कोई कन्वेंशन है या प्रोटोकॉल है जो न्यूज़ में है, जिसको 25 साल हो गया, जिसको 50 साल हो गया, जिसको किसी को 100 साल हो रहा है, तो वो प्रोटोकॉल्स या कन्वेंशन न्यूज़ में रहता है, तो उन पे हमें फोकस करना है। और सेम चीज़ इन्वायरमेंट में फिर से रिपीट। ग्लोबल वार्मिंग वेरी इजी टॉपिक, यू कैन वेरी इजीली राइट इट। इसमें कोई अपना रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। ओके, फिर देखते हैं कि explain the causes and effects of coastal erosion in India. What are the available coastal management techniques for combating the hazard? Okay, coastal erosion, हाँ erosion पे क्वेश्चन पूछा, जैसे डिग्रेडेशन सिलेबस में दे भी रखा था, कंजर्वेशन भी सिलेबस में दे रखा था, तो ये क्वेश्चन पूछना भी लाजमी था क्योंकि कोस्टल इरोजन पे भी अभी जैसे मुंबई वाला केस है, मुंबई वो क्या बोलते हैं आपका स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था जब CRZ मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन से रिलेटेड। ओके, लक्षद्वीप में भी कोस्टल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज। सो देयर आर सम रीजंस जिसको आप इसको ब्रेक कर सकते थे, देयर आर नेचुरल रीजंस एंड देयर आर सम लाइक एंथ्रोपोजेनिक रीजंस जो कि भाई कोस्टल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़ में, और आप ये चीज़ें देखोगे तो दीज आर इन न्यूज़, इनके लिए कोई अलग से बुक्स छानने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर को रेगुलरली अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स को अच्छे से कंपाइल कर लो। आप ये देखो कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है। आप प्रीवियस ईयर जब उठा के देखोगे, आप सिलेबस उठा के देखोगे तो यू कैन रिलेट इट, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार ये मुझे ज़्यादा इस पर टाइम लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन है या ये जो टॉपिक है ये बार बार रिपीट हो रहा है न्यूज़पेपर में, इस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, तो मुझे इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं, हम लोगों ने देखा, आप लोगों को आया होगा समझ में कि हाँ हमें किस चीज़ पे, और न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंस है पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सो GS3 के लिए मैं अगर होलिस्टिकली बात करूँ तो आपको न्यूज़पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड विल कम विद द फुल डिटेल एनालिसिस। ओके, उस पर हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कंप्लीट सारे मॉडल आंसर तैयार करके आप लोगों के सामने आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट और आप बाकी एग्ज़ाम्स में अच्छा करो। दैट्स ऑल, थैंक यू।